विकराल होते जंगलों की आग ने बढ़ाई चिंता। नैनीताल क्षेत्र में वनाग्नि से हुए नुकसान का सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। कहा जल्द जंगलों की आग पर पा लिया जाएगा काबू। नैनीताल के जंगलों में भड़की आग से बुरा हाल। झील से पानी लेकर बुझा रहा हेलीकॉप्टर। आर्मी भी मदद को उतरी। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की प्रेस वार्ता। कहा जीएमवीएन के गेस्ट हाउस की बुकिंग में लगातार हो रहा है इजाफा। अन्य साल की तुलना में अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। चमोली के दूरस्थ गांव द्रोणागिरी में भारी बर्फबारी। बर्फीली हवाओं से उड़ी घरों की छतें। बर्फबारी के कारण पैदल मार्ग भी हुआ क्षतिग्रस्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर धामी सरकार गंभीर है। सीएम धामी जहां विकराल होती जंगलों की आग को लेकर अधिकारियों से अपडेट लेते हुए ठोस कदम उठाने के निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर वनाग्नि से हुए नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने नैनीताल क्षेत्र में वनाग्नि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जंगल में आग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। बता दें कि जहां एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव चल रहे, तो वहीं चुनाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में धधकते जंगल को लेकर खुद मोर्चा संभालते हुए और वनाग्नि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहे हैं। नैनीताल के जंगल में लगी आग बेकाबू हो रही है। ऐसे में भीमताल झील से राज्य सरकार सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। सेना से भी इस संबंध में सहायता ली जा रही है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं। और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सीएम पित्रोदा के बयान पर मचे घमासान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सीएम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की युवराज के सलाहकार है और कांग्रेस वही करती है जो सीएम पित्रोदा कहते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की जो बात कही है, उससे लगता है कि कांग्रेस विरासत टैक्स के जरिए देश के लोगों की संपत्ति और उनकी कमाई पर अपनी नजरें जमाए बैठी है। वहीं उन्होंने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से गरीबों का हक छीनकर SC/ST और OBC के लोगों को आरक्षण के रूप में दिया है, जबकि मोदी सरकार सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार है और सरकार सभी लोगों के हित में काम कर रही है। से सीएम पित्रोदा जो कि कांग्रेस पार्टी के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी वही करती है जो वो कहते हैं या जो उनका विचार होता है। तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी विरासत को और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसका 45% ही देने की बात की है उनकी विरासत को, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर इनकी नज़र है, मेहनत की कमाई पर नज़र है और जो विरासत है उसको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लोगों के खेत खलिहानों तक इनकी नज़र है और आरक्षण के मुद्दे पर भी ये हमेशा से इनका रहा है कि एक वर्ग विशेष को जो ST/SC और OBC का आरक्षण है वो ये देना चाहते थे और हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है।
तो इस बार फिर से तुष्टीकरण कर रहे हैं। जब प्रियंका दीदी से ये पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इस पर, तो वो अपनी मम्मी और अपनी बातें करने लगती हैं, अपनी दादी की बातें करने लगती हैं। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था आ गई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और किसी भी वर्ग के आधार पर कोई सुविधाओं में, नीतियों में, देश के तमाम जो योजनाएं, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो कांग्रेस आखिर ऐसा करके क्या करना चाहती है? अपनी जो उनकी विरासत रही है तुष्टीकरण करना, उसी को आगे बढ़ा रही है। उत्तराखंड के बाद अब अन्य राज्यों की कमान संभाले हुए भाजपा स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। सीएम धामी का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है। तेलंगाना दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि वहां के लोगों में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए जोश है। देश का हर व्यक्ति मोदी को पीएम बनाना चाहता है और लोग भाजपा प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और जिताने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस प्रकार से वहाँ आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर निकले। मैं कल 3 स्थानों पर, वहाँ 3 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर गया था। लोगों में मैंने एक जोश देखा है, एक जुनून देखा है, एक उत्साह देखा है। हर एक व्यक्ति देश का, चूंकि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से वहाँ के भाजपा के कैंडिडेटों को जिताना चाहता है और जिताने में अपना योगदान दे रहा है। खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में गर्मियां बढ़ने के साथ ही डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, भरपूर पानी पिए, इसके अलावा स्ट्रीट फूड का सेवन न करें, साथ ही मच्छरों से शरीर का बचाव करें। काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग के माध्यम से मेरी सभी से अपील है कि ऐसे में सूती कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छा है कि आप फुल बाजू के कपड़े पहनिए, जिससे आपका डिहाइड्रेशन ना हो, धूप का प्रकोप कम रहे। सिर ढककर रह सकते हैं, जिसमें कैप पहन सकते हैं, गमछा पहन सकते हैं, या फिर आप अम्ब्रेला और चुन्नी वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। इसमें बाकी अपने पानी की मात्रा ज़रूर से बनाए रखें। तो हम लोग में तो जैसे छाछ चलता है, मट्ठा है, लस्सी है, या नींबू पानी या फलों का जूस, इसका रेगुलर सेवन किया जा सकता है। और हम लोग सुपाच्य खाना खाएं कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या हार्ड फूड नहीं इसमें खाना चाहिए। इसके अलावा आजकल मच्छर एक ऐसा इशू बन जाता है कि जिसमें मच्छर जनित बीमारियां हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये 3 ऐसी बीमारियां कि पिछले साल काफ़ी प्रकोप रहा है। और अभी से हम देख रहे हैं कि शासन और प्रशासन पूरी तरह इस बार बिल्कुल एक सजग है और अभी से ही हम लोग का फॉगिंग शुरू हो चुकी। जहां मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है और लोगों को एसी, कूलर और पंखों का सहारा लेना पड़ रहा है, वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में एक बार फिर लोगों को अपने गर्म कपड़े निकालना पड़ गए हैं। सुबह से हो रही बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई है, जिसका स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी जमकर आनंद ले रहे हैं और यहाँ मौसम की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि विगत दिनों से पर्यटन नगरी मसूरी में भी गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। अभी यहाँ पर उत्तराखंड में मसूरी में काफ़ी अच्छा वेदर है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश देखने को मिलेगी अप्रैल के मंथ में, और स्वेटर भी पहनना पड़ रही है। एक पतली स्वेटर के बिना यू आर नॉट एबल टू वर्क। तो काफ़ी सुहाना मौसम है बेंगलोर कंपैरेटिवली। तो इट्स लाइक काफ़ी अच्छा वेदर है अभी तो। मसूरी एंजॉय कर रहे हैं। आज तो काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है, काफ़ी ठंडक है। अप्रैल का मंथ है बट फिर भी काफ़ी सुहाना मौसम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को तलब किया है। दरअसल टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनई के बीच जिस तरीके से डीटीसी में टेंडर प्रक्रिया को लेकर जुबानी जंग देखने को मिली थी, उसको लेकर दोनों नेताओं को तलब किया गया है। तो वहीं रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल और दायित्वधारी कैलाश पंत के बीच भी जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, उसको लेकर
दोनों नेताओं को तलब किया गया है। माना जा रहा है कि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चारों नेताओं की क्लास लगाने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से, अपने चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी से अनुशासन में रहने की अपेक्षा करती है। जिस प्रकार का जो घटनाक्रम सामने आया है उसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इसका संज्ञान लिया है और जिस प्रकार से मामला जो गंभीर मामला है उसको लेकर के जो जिन्होंने इस प्रकार की जो वक्तव्य दिया है उनको कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा तलब किया गया है। देहरादून के श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव जैनित के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी ने समा बांधा और दिल्ली के शुगर रॉक बैंड ने भी अपनी धमाकेदार प्रस्तुति दी। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रैंप वॉक कर देश के कई राज्यों की संस्कृतियों की झलक पेश की। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर यशबीर दीवान और कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार खंडूड़ी ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, देहरादून के श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव जैनित के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी ने प्रस्तुति दी, तो वहीं दिल्ली के शुगर रॉक बैंड ने भी अपनी धमाकेदार प्रस्तुति दी। खबर विकासनगर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मवाला के जुड़ली गांव से 2 दिन पूर्व एक 16 वर्षीय नाबालिग की लड़की का अपहरण कर लिया गया। नाबालिग के पिता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर रही है। नाबालिग के पिता ने इस मामले में एक अधिवक्ता पर आरोप लगाया है, उसने फिरौती मांगी है। बालिका है जो कि नाबालिग है, वो घर से शाम को 5:30 बजे के आसपास दूध लेने गई थी और उसके बाद से अचानक वो गायब है। 25 तारीख की बात है ये, और आज तीसरा दिन है। और इनके घर वालों ने चौकी, जो हरपटपुर चौकी पड़ती है जिसके अंतर्गत वो क्षेत्र आता है, वहाँ पर 25 तारीख को एक लिखित में भी सूचना दी थी। कल इन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया। आज हम सब कोतवाली आए थे कि 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी उल्टा एक व्यक्ति इनको फ़ोन करता है और फ़ोन पे बालिका के पिताजी को धमकियां देता है कि तुम्हारी जो लड़की है वो मेरे पास है और तुम अगर इसमें कोई कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह की जो घटना हो रही है, अगर हम विरोध नहीं करेंगे और पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हमें मजबूरन थाने चौकियों का घेराव करना पड़ेगा, कोतवाली का घेराव करना पड़ेगा। 16 साल की नाबालिग लड़की को एक लड़का भगा कर ले गया है। इस संबंध में कल अपहरण का मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ पंजीकृत कर दिया गया है। आज इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक नंबर से जो संभवतः किसी वकील का है, लड़की के पिता को धमकी आई है और उसे देख लेने की धमकी दी गई है। इस संबंध में भी मुकदमे में धाराओं में वृद्धि करते हुए कार्रवाई की जा रही है और जो लड़की है उसे गुमशुदा लड़की को बरामद के प्रयास किए जा रहे हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में धांधली के आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा है कि निर्माण कार्य में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि ये सड़क कुछ ही दिनों पहले उनके विभाग द्वारा बनाई गई थी और इसकी लागत 1.25 करोड़ रुपए के करीब रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसे बनाया जा रहा है। पहले यहाँ से जो बना रहे थे गांव वाले सैकड़ों आदमी, प्रधान जी भी थे, इस पर आपत्ति करी थी कि भाई ये सड़क परेश की बड़ी बेहतरीन बनी हुई, इसे क्यों उखाड़ रहे। तो दोबारा उन्होंने इसे उखाड़ कर दोबारा फिर बना रहे। इस पैसे को, जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे। गांव में 3-4 जगह जरूरत हो वहाँ से ये पैसा लगता। सैंपर की तरफ
जो और वो जरूरत है इसकी सड़क की, तो इसे गलत पैसा लगा रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं पैसे का। वो बनना ना चाहिए था, लेकिन अगर ये बन रहा तो गांव में तो जरूरत हो, जनता का पैसा बर्बाद कर रही सरकार। इसकी कोई जरूरत नहीं थी दोबारा बनाने की, बेहतरीन सड़क थी। इस पर आपत्ति भी करी थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया उस सड़क को। उसके बाद जो मेरी जानकारी में है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज़ 3 है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो संभवतः वो उसमें उन्होंने उसको लिया होगा, इस कारण वो काम वहाँ चल रहा है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, हमारे यहाँ रुड़की डिवीज़न में और भी सड़कें हैं जो पीएमजीएसवाई कर रहा है। तो उसमें जो है फेज़ 3 का मतलब ये है कि उसका उच्चीकरण होता है वो। तो हमने जब बनाई थी तो वो प्रीमिक्स कारपेट से बनाई थी, पीसी करी थी उसमें। तो मुझे लगता है कि अब जो पीएमजीएसवाई वाले जो करेंगे वो शायद उसकी सरफेस को इम्प्रूव करेंगे बीएमएसडीवीसी से। तो ये फेज़ 3 की सैंक्शंस हैं, इसमें पीडब्ल्यूडी का तो कोई रोल है नहीं। और पीएमजीएसवाई में सड़कें वो अपने हिसाब से आबादी के हिसाब से, और उसका पूरा एक क्राइटेरिया है, वो कौन सी सड़क को लेना है, वो इसकी एक पूरी जाँच होती है, तब वो सड़कें सेलेक्ट होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्होंने अचानक ही कर दिया। अब लागत तो इस समय राज्य योजना में सड़क थी तो 2.5 किलोमीटर की सड़क है, वो लगभग 1 करोड़ के करीब थी, 1 सवा करोड़ के करीब। सीमांत जनपद चमोली की नीति घाटी के गांव द्रोणागिरी में भारी बर्फबारी और बर्फीली तूफान से कई घरों, गौशाला और पैदल रास्तों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि जनपद चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्र में बीते 4 दिनों से लगातार बर्फबारी और तेज हवाएं चल रही है। वहीं कल शाम से लगातार मौसम के बदले मिजाज के साथ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से द्रोणागिरी बागनी घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही थी। इसके बाद सुबह तक लगभग 1 से 2 फीट बर्फ द्रोणागिरी गांव में जम गई थी। साथ ही द्रोणागिरी पहुंचने का एकमात्र पैदल मार्ग भी कई जगह पर अत्यधिक बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ, जिसकी सूचना जिला महामंत्री प्रधान संघ चमोली पुष्कर सिंह राणा ने देते हुए बताया कि मई के पहले सप्ताह के आसपास गांव वाले शीतकालीन प्रवास से अपने मूल गांव की ओर लौटने वाले हैं। बर्फबारी के कारण जहां भी पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको संबंधित विभाग से ठीक करवाया जाए और जिन परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचा है उनको उचित मुआवजा देने का प्रावधान भी किया जाए। सूबे के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। सीमांत चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सुबह से ही हिमपात हो रहा है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों सहित लोकपाल घाटी, एराटॉप, चनाब वैली, खीरो घाटी, पेंका टॉप सहित जोशीमठ क्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों पर अप्रैल माह के अंत में जोरदार बर्फबारी का नजारा दिखाई दे रहा है। वहीं जोशीमठ नगर क्षेत्र में सुबह से हल्की बारिश की बौछारों ने क्षेत्र का तापमान सामान्य कर दिया है। मैदानी इलाकों में यहां तपिश और झुलसती लू से लोग परेशान हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में उसके उलट निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने से एक बार फिर ठंड लौटने के जैसा माहौल बना हुआ है। बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी को झटका लगा है। बिजली की दरों में 7% का इजाफा किया गया है। इस बार विद्युत दरों में 1 या 2 नहीं बल्कि 7% की बढ़ोतरी की गई है। पीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बॉन्ड उपभोक्ताओं के साथ ही फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने का 25 पैसे, 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसे, 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसे प्रति यूनिट चुकाने होंगे। इसके साथ ही सोलर वाटर हीटर में छूट 75 रुपये प्रति लीटर रखी गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ML प्रसाद ने विद्युत दरों में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। रुपये पर किलोवाट पर मंथ के फिक्स चार्जेस की बढ़ोतरी हुई है और 25 पैसे जो है एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है। 100 से 200 यूनिट में भी अगर देखा जाए तो 15 रुपये पर किलोवाट पर मंथ की बढ़ोतरी हुई है और एनर्जी में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 2 से 400 यूनिट जो भी कंजम्पशन होगा एनर्जी में तो 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है फिक्स चार्जेस में नहीं, लेकिन एनर्जी में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार घरेलू में एक कनेक्शन जो होते हैं गवर्नमेंट के होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी होता है, हॉस्पिटल भी होते हैं, ट्रस्ट भी होते हैं। 25 किलोवाट के ऊपर जो है
उसमें 10 रुपया पर केबी एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है और 35 पैसा फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी है, 10 रुपया पर केबी है और एनर्जी में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार पीटीडब्ल्यू का जो पिछले साल टैरिफ 2 रुपया 30 पैसा था, इस बार 2 रुपया 55 पैसा अप्रूव किया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में अब चंद दिन बचे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा शुरू होने से पूर्व ही यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN के गेस्ट हाउस की बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले साल के 56,31,000 श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड को इस बार की यात्रा तोड़ेगी। अभी तक यात्रा मार्गों पर स्थित 94 GMVN के गेस्ट हाउस के लिए श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी से अभी तक 8,58,39,892 ऑनलाइन बुकिंग की है और 3,70,22,819 की ऑफलाइन बुकिंग हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी तैयारियां पूरी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि यात्रा सरल और सुगम होनी चाहिए और सभी का सत्कार होना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। एविएशन के मामले में उनका कहना है कि जो हेली सेवाएं हैं उसके अंदर किसी का एक्सटॉर्शन ना हो, ज़्यादा पैसा ना लिया जाए किसी से, तो उसके लिए भी हमने पूरी हिदायत दी है। और साथ साथ कुछ फेक साइट्स बनाते हैं जिसके ज़रिए वो एक्सटॉर्शन करते हैं और फिर साइट को मिटा देते हैं, तो उस पर भी हमने पुलिस विभाग को कहा है कि आप पूरी हिदायत देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और इस प्रकार की कोई अगर धांधली करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई। हरिद्वार की कनखल थाना पुलिस ने गंगा के बीच फंसे 3 लोगों का सफल रेस्क्यू किया है। दोनों व्यक्ति साधना करने के लिए गंगा के बीच बने टापू पर गए थे, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने से बीच में फंस गए थे। थाना पुलिस ने जल पुलिस के सहयोग से टॉर्च की रोशनी में रात में ही दोनों का सफल रेस्क्यू किया और बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के पलटन बाजार स्थित गारमेंट की दुकान में लगी आग को साजिश बताया है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे के दौरान राजपुर रोड में रिलायंस डकैती कांड हुआ और राष्ट्रपति के दोबारा दौरे के दौरान रेडीमेड गारमेंट की दुकान आग लगा दी गई। उन्होंने पुलिस को सुरक्षा के मामले में विफल बताया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी आई थी तो उस समय रिलायंस की डकैती दिन दहाड़े पड़ गई और इस समय मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद थी। देहरादून में कोई और बड़ी घटना का अंजाम देने का कोई अपराधी सोचता तो देहरादून में कितनी पुलिस सजग है कि देहरादून की कोतवाली से 100 कदम की दूरी पर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर रात को आदमी आता है, पेट्रोल की शीशी हाथ में और पेट्रोल डाल करके आग लगा करके चला जाता है। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन ये घटना देहरादून की और पूरे राज्य की जो कानून व्यवस्था है उसकी पोल खोलता है। चारधाम यात्रा सीजन शुरू होने के साथ ही यात्रियों से ठगी करने वाले गैंग भी सक्रिय हो गए हैं। हरिद्वार में एक धर्मशाला में ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर हरियाणा के यात्रियों से 6,000 की ठगी का मामला सामने आया है। यात्रियों ने ऑनलाइन वेबसाइट पर हरिद्वार के जयपुरिया भवन धर्मशाला में 4 कमरे बुक कराए थे, जिसके लिए उन्होंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी। यात्रियों को हरिद्वार पहुंचने पर पता चला धर्मशाला की ओर से उनके लिए कोई बुकिंग नहीं की गई है, जिसके बाद उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता चला। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अधिकृत वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग करें। बुकिंग को करते समय आप उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि होटल धर्मशाला में बुकिंग के नाम पे इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। और इसके अलावा जो चार धाम के लिए हेली टिकट का भी है, उसमें भी इस तरह के फ्रॉड पिछली बार भी देखने को मिले हैं। तो यात्री सतर्क रहें और जो ऑफिशियल वेबसाइट है बस उसी पे जाके इस तरह की बुकिंग।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद थमती दिख रही सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। बिजली के दाम बढ़ाए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है और यहीं से बिजली का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। लेकिन प्रदेश सरकार हर साल बिजली के दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालती आ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों में गए और वहां मुफ्त बिजली का जनता से वादा किया, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है और उत्तराखंड से बिजली का उत्पादन होता है। चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव खत्म होते इन्होंने यहाँ पे बिजली के दाम बढ़ा दिए। ये तो बहुत बड़ी गलत बात है कि जिस राज्य में बिजली का उत्पादन होता हो और वहाँ के उपभोक्ताओं को आप इस प्रकार की मार लगा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेशों में गए, आपने बोला था कि अगर सरकार हमारी आई तो हम उस प्रदेश को बिजली फ्री में देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, कई प्रदेशों में इन्होंने कहा। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कुछ नहीं बोला। सबसे पहले तो उत्तराखंड में बिजली सस्ती होनी चाहिए थी। आपने उस प्रदेश में लोगों के ऊपर आर्थिक संकट का बोझ डाला है जिस प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा हर साल बिजली की दरें बढ़ाई जाती है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।